नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नए नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की कल देहरादून में बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हुई। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय दोगुना किया। भारत ने कोविड टीकाकरण में एक और कीर्तिमान बनाया। एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या सहित पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब कर ब्रिटेन की संसद में भारतीय कृषि सुधारों पर हुई चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया। और खेलों में रविचंद्रन अश्विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने को कहा गया है। पत्रकारों से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि ये पार्टी का संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय है। पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा विधायक दल की कल देहरादून में बैठक होगी, जिसमें दल के नए नेता का चुनाव होगा। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हैं। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज शाम समाप्त हो गया। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 27 तारीख को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ उम्मीदवारों ने पहले चरण में नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता देवव्रत सैकिया और पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने नामांकन पत्र जमा किया। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, वरिष्ठ मंत्री रंजीत दत्ता और नव कुमार डोले मैदान में हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंत भी पहले चरण में फिर से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई भी इस चरण में चुनाव में है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में डीएमडीके ने एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने अभी ये नहीं बताया है कि उनका दल किसी और गठबंधन में शामिल होगा या अकेले चुनाव लड़ेगा। उधर एआईएडीएमके जी के वासन के तमिल मानिल कांग्रेस को सीटों के आवंटन को अंतिम रूप देने में लगा है। दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन भी अपने सहयोगियों को सीटों के आवंटन पर अंतिम फैसला करने में जुटा है। गठबंधन ने कांग्रेस को 25 और वाम दलों एमडीएमके और वीसीके को 6-6 सीटें आवंटित की हैं। मुस्लिम लीग को 3 और एमएनएमके को 2 सीटें दी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से चुनाव प्रचार के लिए आवंटित समय को दोगुना करने का फैसला किया है।
आयोग ने कोविड महामारी और संपर्क मुक्त चुनाव प्रचार की बढ़ती प्रासंगिकता के मद्देनजर प्रसार भारती निगम के साथ परामर्श के बाद ये फैसला किया। आयोग के आदेश में कहा गया है कि केवल राष्ट्रीय दलों और मान्यता प्राप्त राज्य दलों को ही प्रसारण का समय दिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर राजनीतिक दलों को एक समान 90-90 मिनट का समय दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि प्रसारण की अवधि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तिथि और मतदान तिथि से 2 दिन पहले के बीच होगी। अन्य दलों की आलोचना, धर्म या समुदायों पर आक्षेप और हिंसा भड़काने वाली या अपमानजनक वक्तव्य के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। 133 करोड़ रुपए की लागत और करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से अगरतला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का निकटतम भारतीय शहर बन जाएगा। फैनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। बीते वर्षों में यहां के बाम्बू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुल भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को भी बढ़ाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इस पुल की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा को विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2009 से 2014 के बीच 3,500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से 2019 के बीच 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के किसानों और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अगरतला आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है। अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड के चौड़ीकरण से अगरतला में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को रिकॉर्ड कोविड के टीके लगाए गए। अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 43 लाख 74 हजार से अधिक लोगों को तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 7 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 84% से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 8,744 रोगी सामने आए। इसके बाद केरल में 1,412 जबकि पंजाब में 1,229 नए मरीजों की पुष्टि हुई।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा है कि राज्य सरकार शहर में आंशिक लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लगा सकती है। श्री शेख ने कहा कि नए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यह संभव है कि गेटवे ऑफ इंडिया, समुद्र तटों, नाइट क्लब तथा पर्यटन स्थल जल्द ही कुछ समय के लिए बंद किए जा सकते हैं। ठाणे शहर के 16 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 13 से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाने के एक दिन बाद ये घोषणा की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के बाद 48 घंटे तक पायलट और चालक दल के सदस्य उड़ान नहीं भर सकेंगे। डीजीसीए ने इस संबंध में चालक दल के सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। टीका लगवाने के बाद किसी भी तरह के दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए चालक दल की 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर आज लगातार दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश से पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस, वामदल, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना और अन्य दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर बहस की मांग करते हुए सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। राज्यसभा में भी ऐसा ही माहौल रहा। कांग्रेस सदस्यों ने तेल कीमतों में वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करते हुए सदन चलाने की कोशिश की। उन्होंने सदस्यों से बैठने का अनुरोध किया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन के नोटिस भी दिए, जिसे सभापति ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के बारे में 21 विद्वानों की व्याख्या के साथ ग्रंथ की पांडुलिपि का विमोचन किया। ये ग्रंथ 11 खंडों में विभाजित है। इसे धर्मार्थ न्यास ने प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में शंकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक विभिन्न प्रकार की भारतीय सुलेख कला का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गीता के मंत्र के साथ विकास के पथ पर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता ने हमें ये सिखाया है कि विश्व और जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था। दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसी ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ने एक बार फिर ये दिखाया है कि वो पूरी दुनिया की प्रगति को तेज कर सकता है और मानवता की अधिक सेवा कर सकता है। उन्होंने कहा कि गीता संपूर्ण विश्व के लिए है और इसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने एक श्लोक का वर्णन करते हुए कहा कि उनके लिए गीता विश्व रूप समान है। और मैं जब गीता को देखता हूं तो मेरे लिए ये उस विश्व रूप समान है जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुणाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसि, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो, हर विचार, हर शक्ति के दर्शन कर सकते हो। गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज ब्रिटेन के उच्चायुक्त को नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में बुलाकर उनसे ब्रिटेन की संसद में भारत में कृषि सुधारों पर अकारण और पक्षपातपूर्ण चर्चा करने के लिए कड़ा विरोध जताया। विदेश सचिव ने उच्चायुक्त से कहा कि ऐसा करना दूसरे लोकतांत्रिक देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने के समान है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटेन के संसद सदस्यों को वोट बैंक की राजनीति करने से बचना चाहिए, विशेष रूप से अपने सहयोगी लोकतांत्रिक देश की राजनीति में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो।
गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने देश की तरक्की को आप कैसे आंकते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क देखो। अभी इंडिया में 40 किलोमीटर हाईवेज प्रतिदिन निर्माण होता है। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शानदार स्कूल और अस्पताल, ये है प्रोग्रेस। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर। गांव बदल रहा है, आप देखो तो। सारा कामकाज ऑनलाइन पेपरलेस हो रहा है। अभी तो पटरी पर सामान बेचने वाले तक डिजिटल हो गए। तरक्की तो दिखती है ना। हमारी सेनाओं के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और आप जानते हैं यह तरक्की है आपके योगदान से। जी, यानी आपका अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नए नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की कल देहरादून में बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हुई। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय 2 गुना किया। भारत ने कोविड टीकाकरण में एक और कीर्तिमान बनाया। एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन कल तक स्थगित। प्रधानमंत्री ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या सहित पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब कर ब्रिटेन की संसद में भारतीय कृषि सुधारों पर हुई चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया। रविचंद्रन अश्विन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज भी कांग्रेस सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सदस्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने के विरोध में आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित रही और शून्यकाल नहीं हो सका। इस दौरान द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्य अपने स्थान से ही विरोध दर्ज करा रहे थे। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। सदन में व्यवस्था नहीं बनते देख लेखी ने दोपहर करीब 12:15 बजे कार्यवाही को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अपराह्न 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से आग्रह किया कि वे कार्यवाही सुगम तरीके से चलने दें। उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जाना है जिस पर चर्चा होनी है। सदन चर्चा के लिए है। हालांकि हंगामा जारी रहने पर अग्रवाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि टीवी का कैमरा विपक्ष के सदस्यों की तरफ फोकस नहीं किया जा रहा है और ब्लैकआउट किया जा रहा है।
चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जो कुछ कहता है वो टीवी में आता है, लेकिन विपक्ष को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्य महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के मुद्दे पर आसन के समीप नारेबाजी करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी ने व्यवस्था बनाई थी कि हम प्रश्नकाल चलने देंगे, क्योंकि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सदस्य अपने क्षेत्र के विषय पर सवाल पूछते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर हंगामा कर रहे सदस्यों से उनके स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:15 बजे सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने 3 नए कृषि कानूनों तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों की खरीद पर भूमि रिकॉर्ड संबंधी शर्तों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राज्य पंजाब में एपीएमसी कानून में किसानों को अधिकार दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। इस पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य अभी तक उनके साथ मंत्रिमंडल में थीं और इन विषयों को स्वीकार कर काम कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ने संकल्प लिया है कि पारदर्शिता के साथ काम हो। इस संकल्प के अनुरूप ही पूरे देश में पारदर्शी ढंग से एफसीआई के जरिए खरीद चल रही है। गोयल ने कहा कि मोदी सरकार पूर्ण पारदर्शिता लाना चाहती है। भूमि का रिकॉर्ड अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि इससे पैदावार सहित अन्य चीजों की भी जानकारी मिल सकेगी और गलत जगह पैसा जाने से रोका जा सकेगा। अभी आप लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। विपक्ष इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग कर रहा था। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही और 2 बार के स्थगन के बाद बैठक अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने सुबह शून्यकाल में कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र, शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी और द्रमुक के टी शिवा की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिले हैं, जिनमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा का अनुरोध किया है। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अति आवश्यक मुद्दे पर पहले चर्चा की जाती है। हरिवंश ने कहा कि इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही व्यवस्था दे दी थी और उनके फैसले पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सदस्य मौजूदा सत्र में कई अवसरों पर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर जोर देते रहे और कुछ सदस्य विरोध जताते हुए आसन के समीप भी आ गए। उपसभापति ने उनसे सदन को सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करने की अपील की। हंगामे के दौरान ही उन्होंने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन सदन में शोरगुल जारी रहा। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व के विषय के तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद उपसभापति ने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा दिखा और विपक्षी सदस्य महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। सदन में शोरगुल के बीच कुछ सदस्यों ने पूरक सवाल पूछे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनके सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि उन्होंने आज नया नोटिस दिया है, जिसमें केरोसिन, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का जिक्र किया गया है। इस पर हरिवंश ने एक बार फिर कहा कि सभापति के कल के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। हंगामे के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों बाधित रहे। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अध्यादेश के कारण इस विधेयक को पारित कराया जाना जरूरी है। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन विपक्षी सदस्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News
हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ रुपए और परिवहन के लिए 9,394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री सिसोदिया ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी इस वर्ष भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चालू स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 1,293 करोड़ रुपए और सभी सरकारी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में मुफ्त कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.16% की तेजी से 584 अंक बढ़कर 51,025 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की तेजी से 142 अंक बढ़कर 15,098 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत $72.93 दर्ज हुई। दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $68.80 प्रति बैरल के करीब था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 11 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 73 लाख का निर्माण हो रहा है और 43 लाख आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मंत्रालय वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर में थाडो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 16 उग्रवादियों सहित विभिन्न भूमिगत संगठनों के 20 उग्रवादियों ने आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण एक सह पुनर्वास योजना है, जिसके तहत उन्हें अलग अलग लाभ मिलेंगे। लखनऊ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एकदिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 157 रन बनाए। जवाब में भारत ने 28वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। लगातार दूसरे महीने किसी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने ये अवार्ड जीता है। जनवरी में ऋषभ पंत ने पुरस्कार जीता था। मौसम के लंबे समय तक शुष्क रहने के बाद लेह और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज सुबह हिमपात हुआ। बर्फबारी होने से लेहवासियों को राहत मिली है। इस वर्ष लेह जिले में कम हिमपात हुआ है। ग्लेशियरों के पुनर्भरण और शीतकाल समाप्त होने से पहले लोग इस बर्फबारी की उम्मीद कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नए नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की कल देहरादून में बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हुई। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय 2 गुना किया।
भारत ने कोविड टीकाकरण में एक और कीर्तिमान बनाया। एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन कल तक स्थगित। प्रधानमंत्री ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या सहित पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब कर ब्रिटेन की संसद में भारतीय कृषि सुधारों पर हुई चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया। रविचंद्रन अश्विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।